दोस्तों आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नॉर्मली दो वर्डों से मिलके बना हुआ है। पहला है अकाउंटिंग, दूसरा है प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग को आसान वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिज़नेस। जिस तरह हमारी लैंग्वेज होती है ऐसे ही जो बिज़नेस की जो लैंग्वेज होती है उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। और प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी जो लैंग्वेज है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फॉलो करने के लिए। तो दीज आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच डिफाइंस द वे अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड, यानी आपको अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे बनाना है, ये सेट ऑफ रूल्स ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू हम बुक ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। बहुत आसान है। और इन सारे प्रिंसिपल्स को जनरली गैप कह के पुकारते हैं। गैप, GAAP। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो भी हमने पढ़ा, जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको नॉर्मली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। और इनका मेन गोल क्या होता है, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हम पढ़ रहे हैं इनका मेन गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इनके नॉर्मली 3 गोल होते हैं। पहला है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर किया है वो कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, यानी कोई ऐसा चीज़ उसमें इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट है बिज़नेस की, जिसको सबको उसके बारे में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिज़नेस उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना छोड़ दे या भूल जाए। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा है कंसिस्टेंट, यानी एक जैसा पिछले साल था वैसा ही इस साल होना चाहिए। जैसा पिछला मेथड पिछले साल जो मेथड इस्तेमाल किया था वैसा ही मेथड इस साल इस्तेमाल करना चाहिए। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंट होना चाहिए, तब ना आदमी कंपेयर कर पाएगा कि मेरा पिछले साल क्या प्रॉफिट था, इस साल क्या प्रॉफिट है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें सिखाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो कंप्लीट हो हर एस्पेक्ट में। दूसरा कंसिस्टेंट हो, यानी एक जैसा हो, एक तरह के रूल फॉलो किए जाएं। और तीसरा है कंपेरेबल। ठीक है, जब कंसिस्टेंट होगा, एक जैसा होगा, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। अगर आप कोई 2 चीज़ डिफरेंट है उसको कंपेयर करना कितना मुश्किल होगा। तो कंसिस्टेंट होगा तो कंपेयर करना आसान होगा। ये 3 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। दोबारा पढ़ लेते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज़ टू इंश्योर दैट अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लीट, कंपेरेबल एंड कंसिस्टेंट। कंप्लीट होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, पहला है यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो पहला क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जो रूल्स होते हैं एक तरह सेट किया गया है उनको। ठीक है, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। दूसरा लिखा है फीचर्स में मैन मेड मतलब ये इंसानों के ज़रिए से बनाया गया है, इंसानों द्वारा बनाया गया है। ये कोई लैब में टेस्टेड चीज़ें नहीं होती। जैसे हम साइंस में और केमिस्ट्री में जो आदमी इक्वेशंस होते हैं और केमिकल्स होते हैं उनके ज़रिए से एक्सपेरिमेंट करता है, वो लैब में टेस्टेड होते हैं कि ये और ये केमिकल मिलेगा तो ये बनेगा। ये कोई ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कोई लैब में टेस्टेड चीज़ नहीं होती, बल्कि ये इंसानों के द्वारा बनाई हुई होती है। कैसे बनाई हुई होती है, एक्सपीरियंस की बेसिस पे। ठीक है, एक्सपीरियंस की बेसिस पे ये इंसानों के द्वारा बनाए गए रूल्स है कि इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और तीसरा है फ्लेक्सिबल मतलब बहुत रिजिड नहीं होते, यानी आप इनको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर हो गई कि आप एक रूल फॉलो करते थे अब पूरी ज़िंदगी हमेशा उसी रूल को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। बल्कि फ्लेक्सिबल होते हैं कि अगर आप कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि बिज़नेस जो सिनेरियो है ना बहुत ड्रास्टिकली और
चेंज होता रहता है। 20 साल 25 साल पहले जैसे बिज़नेस होता था, आज उस तरीके से बिज़नेस नहीं होता। तो जब बिज़नेस का तरीका बदलता है तो उसके रूल्स भी बदलते हैं। तो इसलिए फ्लेक्सिबल होता है कि अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप दूसरा वाला फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और चौथा होता है जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड मतलब ये ऐसे रूल्स हैं जो नॉर्मली सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। यानी अगर विद इन इंडिया की बात करें तो गैप तो इंडिया में एप्लीकेबल है ही, लेकिन बहुत सारे इसके ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो इंडिया से बाहर भी एप्लीकेबल होते हैं। हाँ, कंट्री की वजह से सेट ऑफ रूल्स कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन नॉर्मली ये सब लोग और सारे कंपनी सारे बिजनेस इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, दूसरा है अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को अजम्पशन भी बोल देते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो बेसिक अजम्पशंस होते हैं। वहीं अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस होते हैं ना, ये गाइडलाइंस होती है जो कि बेस्ड अपॉन कस्टम, बिलीफ, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, बिलीफ और यूजेज, ठीक है। या तो ये गाइडलाइंस होती है जो कि कस्टम पर, यानी ट्रेडिशन पर या बिलीफ पे, है ना, आदमी की सोच पे, या यूजेज पे, यानी कि हम बाप दादा ये करते आए हैं या हमारा पुराना पुश्तैनी ख़ानदान है, पुश्तैनी बिजनेस है, ये करते चले हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स एंड कस्टम एंड यूजेज के बेसिस पे कुछ गाइडलाइंस बनाई गई, उनको अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं। और ये बेसिक अजम्पशंस होते हैं जिस पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग हमारी या बुक्स ऑफ अकाउंट जिन पर बेस्ड होते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, टोटल में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे 14 होते हैं। 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि फर्दर सब डिवाइड होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्वेंशंस में। अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्वेंशंस होते कितने हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये सारे लगभग यहाँ से लेके 1 से लेके 11 तक, अभी आपको 10 तक दिख रहा होगा, देखिए ये 11 तक। और वहीं अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस की जगह मैंने 3 लिखा है, फुल डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ठीक है। आइए अब कंफर्म करते हैं। देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 AS1 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, देर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। 3 फंडामेंटल, ये जो आप गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल देख रहे हैं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो 3 ही हैं। और इसके अलावा जो हमने लिखे हैं 4 से लेके 11 तक, ये भी कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, लेकिन कुछ बुक्स में आपको इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्वेंशंस में मिलेंगी। तो ये 3 तो फिक्स है कि ये 3 गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का हिस्सा हैं। वहीं अकाउंटिंग कॉन्वेंशन में फुल डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस ये आते हैं। इसमें जो है हमने जो नीचे लिखा है, कुछ बुक्स में आपको वो चीज़ कॉन्वेंशन से मिलेगी, तो आप जिस बुक को फॉलो करते हैं उस बुक को फॉलो करिए। मेरा यहाँ पे मोटिव ये है कि आपको प्रिंसिपल्स को समझा दें, ठीक है, कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। आप जिस बुक को फॉलो करते हैं उस बुक में के अकॉर्डिंग ही चलिएगा, ठीक है। लेकिन होते ये 14 ही हैं, ठीक है, होते 14 ही हैं। कुछ बुक्स में जो चीज़ हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में लिखी है, कुछ बुक के अकॉर्डिंग वो चीज़ अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस का हिस्सा होती हैं। तो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसको करिए, लेकिन 3 ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। आइए डिटेल में एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। ओके, द फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न अजम्पशन, आप दोनों में से जो भी चाहे कह सकते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी बिज़नेस जो इस्टेब्लिश कर रहा है बिजनेसमैन, वो इस पर्पज़ से कर रहा है कि ये बिज़नेस लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में चलेगा। जब बिज़नेस शैल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, ठीक है, और द क्लोज डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली इन नियर फ्यूचर। यानी बिजनेस, यानी मालिक का, ओनर का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, कोई ऐसी सोच नहीं है कि बिज़नेस को नियर फ्यूचर में बंद करने की उसकी प्लानिंग हो, या बिज़नेस का काम काज, बिज़नेस के ऑपरेशंस को सिग्निफिकेंटली बंद करने की कोई प्लानिंग है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है।
ठीक है, कि दोबारा रिपीट कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिज़नेस को नियर फ्यूचर में बंद करने की कोई प्लानिंग नहीं है। इसका मतलब है कि बिज़नेस लंबे समय तक, है ना, लॉन्गर टाइम पीरियड तक बिज़नेस कंटिन्यू चलता रहेगा। इस कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे पास दो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपको याद होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बेसिकली इस बात पे डिपेंड करते थे कि अगर उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से अंदर ख़त्म हो गया, विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर उसका बेनिफिट हमने ख़त्म कर लिया, एग्जॉस्ट कर दिया, उस ऐसे एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जिसके चलते कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस कॉन्सेप्ट की वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट निकल आया। अगर बिजनेस शॉर्ट टर्म में एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में अगर बिजनेस एग्जिस्ट करेगा यानी बंद हो जाएगा, तब तो लॉन्ग टर्म का जिक्र ही नहीं आएगी, बात ही नहीं आएगी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे डिफाइन करेंगे। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करेगा। कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस जो ओपन करता है इसी मोटिव से करता है कि बिजनेस हमेशा चलेगा, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिजनेस चलेगा। ठीक, सेकेंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या एजम्पशन। ठीक है, कंसिस्टेंसी एजम्पशन ये कहता है कि बिजनेस ने जो भी मेथड या प्रैक्टिसेस या कोई भी चीज़ बिजनेस ने जो फॉलो की है, ठीक है, कोई भी मेथड या कोई भी टेक्निक जो बिजनेस ने फॉलो की है, उसी मेथड को कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट बेसिस पे उसी को फॉलो करना है। ठीक है, उसको हर साल ईयर आफ्टर ईयर हम चेंज नहीं कर सकते। दोबारा सुन लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स वंस सेलेक्टेड, एक बार अगर सेलेक्ट कर लिया गया, एंड अडॉप्टेड और उसको अपना लिया गया बाय द ऑर्गेनाइजेशन, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। अगर एक बार आपने उसको मेथड को, प्रैक्टिस को, टेक्निक को सेलेक्ट कर लिया है और अडॉप्ट कर लिया है, उसके बाद आपको वही मेथड, वही टेक्निक आपको फॉलो करनी है ईयर आफ्टर ईयर, बार बार वही करना है, यानी आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन आप बता दिया है मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, ये वो चीज़ होती है जो एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है ड्यू टू इट्स यूज़ और वियर एंड टीयर। ठीक है, तो अकाउंटिंग चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, बहुत सारे तरह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डेप्रिसिएशन के जो मेथड होते हैं उनसे प्रॉफिट में, उनसे डेप्रिसिएशन की कुछ वैल्यू कम होती है, कुछ दूसरे मेथड से वैल्यू ज़्यादा कम नहीं होती है, तो उससे प्रॉफिट पे फ़र्क पड़ेगा। आपने क्या किया, आपने एक साल कोई मेथड फॉलो किया, अगले साल कोई और मेथड फॉलो किया, तो इससे क्या होगा, कोई आप मतलब ये आपके बायसनेस हो जाएगा ना, आप फेवर करेंगे। जब आपको प्रॉफिट बढ़ाने का मन करेगा तो आप ऐसे मेथड को फॉलो करेंगे जिससे डेप्रिसिएशन कम निकले ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। जब आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने का मकसद होगा तो आप इसका अपोजिट करेंगे। तो यानी आपकी चॉइसेस पे डिपेंड नहीं करेगा। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कंसेप्ट ये कहता है कि आप मेथड कोई भी अडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन जो मेथड आपने अडॉप्ट किया है उसी पर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, उसी को आपको हर साल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके पीछे रीज़न रीज़न क्या है, क्यों ऐसा कहता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। पहला चीज़ कंपैरिजन पर्पस से, कि अगर आपने हर साल एक साल कुछ किया, अगले साल कुछ किया, तो आप कंपेयर कैसे कर पाएंगे कि आपका डेप्रिसिएशन रियल में है कितना। आपने किसी मेथड से निकाला डेप्रिसिएशन तो कुछ और आया, दूसरे मेथड से निकाला तो कुछ और आया, या आप डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि कंपैरिजन नहीं हो पाएगा अगर हमने एक जैसा मेथड और टेक्निक फॉलो नहीं किया। और दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ पर्सनल बायसनेस। पर्सनल बायस मतलब जो फेवर करते हैं, ठीक है, वो अगर आपने एक जैसा मेथड फॉलो नहीं किया तो आपकी मर्ज़ी पर अकाउंटिंग डिपेंड हो जाएगी कि आपने मर्ज़ी चलाई तो ये हो गया, आपकी अगले साल मर्ज़ी बदल गई तो ये हो गया। नहीं, मर्ज़ी नहीं चलेगी। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि एक बार जो भी आपने फॉलो करना है वो कर लीजिए, लेकिन जो किया है अब उसी को फॉलो करना है। चेंज हर साल ईयर आफ्टर ईयर चेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कॉन्सेप्ट कह सकते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए।
ठीक है, क्योंकि आपको बाद तक ये चीज़ अगर आपने सीखा नहीं तो परेशान करता रहेगा। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट या अक्रूवल अजम्पशन क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज़ इंटर्ड इनटू या ऑकर्ड एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। यानी ट्रांजैक्शन को तब आप रिकॉर्ड करेंगे जब वो ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, ये नहीं देखेंगे कि पैसा कब रिसीव हुआ। पैसा रिसीव होने का या पैसा पेमेंट करने का इसमें कोई दखल नहीं है, कोई इसमें इम्पॉर्टेंस नहीं है। हमें पैसे को नहीं देखना है कि पैसा मिला कब या पैसे का पेमेंट हमने कब किया। हमें देखना है कि ट्रांजैक्शन इंटर में कब आया, ट्रांजैक्शन हुआ कब, ऑकरेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन होता कब है ये कैसे मालूम होगा कि अगर आपने गुड्स की डिलीवरी कर दी तो ट्रांजैक्शन ऑकर हो गया। ठीक है, और अगर गुड्स की डिलीवरी नहीं की तो वो ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, इसको मैं अभी एग्जांपल समझाऊंगा, लेकिन पहले आप और समझ लीजिए कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जो कहता है कि भाई आप रिकॉर्डिंग कब करेंगे। ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग तब हमें करना है जब वो ट्रांजैक्शन ऑकरेंस में आ जाता है, ट्रांजैक्शन ऑकर हो जाता है। ठीक है, पैसे की डेट का, पेमेंट की डेट का, पेमेंट रिसीव हो रहा है या पेमेंट हम कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, उसकी डेट को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि उस डेट को ध्यान में रखेंगे जिस डेट पे हमने ट्रांजैक्शन किया। ठीक है, और ये दोनों पर, इनकम पर भी और एक्सपेंसेस पर भी अप्लाई होता है, दोनों पर अप्लाई होता है। यानी आप इनकम पर भी इसको अप्लाई करेंगे और एक्सपेंसेस पर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और ये अप्लाई जो होता है ये 2-3 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहले ध्यान से देखिए, रेवेन्यू और इनकम इज़ रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज़ अर्न्ड। ठीक है, रेवेन्यू और इनकम तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो अर्न किया जाता है। याद रखिएगा, अर्न मतलब क्या होता है। अर्न मतलब होता है जब आपने जो ऑर्डर आपको मिला था उसकी डिलीवरी कर दी। ठीक है, देखिए डिलीवरी कर देना ही वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन हो गया। अब आपको इससे मतलब नहीं है कि पेमेंट वो कब कर रहा है। तो जो आपका डिस्पैच वाली डेट थी, जिस डेट में आपने ऑर्डर को डिस्पैच किया, अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को अपना उसका ऑर्डर भेजा है, जिस डेट को आपने गुड्स एंड सर्विसेज उसको दे दी, वो डेट होती है वो डेट आपकी होती है, वो डेट आप रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि इनकम तभी करते हैं रिकॉर्ड जब वो अर्न कर ली जाती है। और अर्न करने का मतलब समझ गए ना, कि हम डिस्पैच वाली डेट को देखेंगे, पेमेंट वाली डेट को नहीं देखेंगे। रिगार्डलेस ऑफ व्हेन पेमेंट इज़ रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव से मतलब नहीं है हमें। जब वो ट्रांजैक्शन अर्न कर लिया गया, इनकम अर्न कर ली गई है, तब उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, पेमेंट को नहीं देखेंगे। ऐसे ही एक्सपेंसेस पे आइए कि आपने कोई खर्चा किया, एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन पेमेंट इज़ मेड। यहाँ पर भी इनकर्ड मतलब क्या होगा कि जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर ली है, अब आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो आपने पेमेंट 1 महीने बाद भी किया, उससे मतलब नहीं है। आप कौन सी डेट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, जिस डेट को आपने गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव कर लिया। यानी जिस डेट को आप पर जिम्मेदारी आ गई है पैसा पे करने की। भले से आपने पैसा 1 महीने के बाद पे किया, उससे मतलब नहीं है, उस डेट से मतलब नहीं है। आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर लिया है, अब आप पर जिम्मेदारी है कि पेमेंट करें, तो वो डेट आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, द अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 बेसिस पर प्रिपेयर होता है। एक होता है कैश कॉन्सेप्ट, ठीक है, कैश बेसिस पे। दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस पे। तो आप पढ़ेंगे अक्रूवल बेसिस में यही होता है कि आप ये मत देखिए पैसा रिसीव कब हो रहा है। अगर आपने ट्रांजैक्शन कर दिया है, ठीक है, तो वो डेट को आप रिकॉर्ड करेंगे। आइए एक एग्जांपल से बात समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखिए। ठीक है, यहाँ पे एक रेवेन्यू के बारे में पहले हमने लिया है एग्जांपल, उसके बाद एक्सपेंसेस के बारे में। पहले रेवेन्यू का एग्जांपल समझते हैं, रेवेन्यू या इनकम। देखिए 1 सितंबर को आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ। ठीक है, एक कस्टमर ने कॉल करके, मेल करके आपको एक ऑर्डर दिया कुछ सामान का, जो बिज़नेस आप करते थे। आपने 5 सितंबर को वो ऑर्डर उसके पास भेज दिया। 10 सितंबर को पेमेंट आपको रिसीव हो गया। ठीक है,
अब बात परेशानी आती है कौन सी डेट को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया जाता है डेट के साथ होता है कि इस डेट को ये ट्रांजैक्शन इतने रुपए का हुआ। तो अब आती है 3 डेट, 1 सितंबर को ऑर्डर रिसीव होता है, 5 सितंबर को ऑर्डर डिलीवर आप करते हैं और 10 सितंबर को पेमेंट रिसीव करते हैं। ठीक है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप पेमेंट को मत देखो, पेमेंट कब रिसीव हो रही इस बात को ध्यान मत दो, आप ये देखो कि वो इनकम या रेवेन्यू अर्न कब कर रहे हैं। और हम पहले बता चुके हैं अर्न कब कर रहे हैं कैसे मालूम होगा, जिस डेट को आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट पेड होगा वो 5 सितंबर की डेट रिकॉर्ड की जाएगी, ये इस वाले रेवेन्यू या इनकम के लिए। ऐसे ही एक्सपेंसेस पे देखते हैं, एक एक्सपेंस था आपने रेंट पे करना था। ठीक है, रेंट जो होता था 31 मार्च को ड्यू हो जाता था, इन 31 मार्च को पे करना था आपको अपनी फैक्ट्री का रेंट, आपने उसको पे किया 1 अप्रैल को। तो अब मसला आता है ना, देखिए पूरा ईयर बदल जाता है। तो अब आपने पे तो किया है 31 अप्रैल को, लेकिन वो पे करना था आपको 31 मार्च को। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि आप इस वाली डेट को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि इस डेट को रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन आपको पे करना था, जिस दिन आप पर जिम्मेदारी आ गई है। तो ये होता है हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये 3 तो हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो गए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं। तो तीसरे के बाद हमने देखिए 9th वाला शुरू किया है, 4th नहीं शुरू किया है, इसलिए कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट जिसको हमने 9th नंबर पे डिस्कस किया था वो बिल्कुल आपके जो 3rd वाला कॉन्सेप्ट है अक्रूवल कॉन्सेप्ट उसी से मिलता जुलता है, ताकि दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो जाए और दोनों में क्या चीज़ सिमिलैरिटी है वो भी चीज़ क्लियर हो जाए। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं समझा तो पहले रिवाइंड करके उसको समझ लीजिए, उसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने अक्रूवल कॉन्सेप्ट समझ लिया है। देखिए नाम से ही क्लियर है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने जो रेवेन्यू अर्न किया है, रेवेन्यू कमाया है, वो कौन सी डेट को लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग, अक्रूवल कॉन्सेप्ट का ही एक हिस्सा है, दैट स्टिपुलेट्स व्हेन एंड हाउ बिजनेसेस रिकॉग्नाइजेज और रिकॉर्ड देयर रेवेन्यू, कि बिजनेस अपने रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करेगा और कब रिकॉर्ड करेगा, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है। और ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट का ही एक पार्ट है। इट सेज दैट, यानी ये कॉन्सेप्ट कहता है दैट बिजनेस रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन इट इज़ अर्न, कि बिजनेस रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा, जब वो अर्न कर लेगी, रादर देन व्हेन पेमेंट इज़ रिसीव्ड। जैसे पेमेंट को नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम उस डेट को देखेंगे जिस डेट पे बिज़नेस ने उस रेवेन्यू को अर्न कर लिया है। और अर्न करने का मतलब क्या है कि जब हमने गुड्स को डिस्पैच कर दिया है। याद रखिएगा मेन डिफरेंस क्या है अक्रूवल कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में। अक्रूवल कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट होता है वो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एंड इनकम के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है वो दोनों के लिए, कि वो एक्सपेंसेस को भी वैसे ही देखता है और इनकम को भी वैसे ही देखता है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू को ध्यान में रख के करता है कि पेमेंट कब रिसीव हुई, इससे मतलब नहीं है कि आपने वो इनकम या वो रेवेन्यू अर्न कब की है। पिछले एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो 1 सितंबर को हमें ऑर्डर रिसीव हुआ था। ठीक है, 5 सितंबर को डिलीवरी हमने सामान की कर दी और 10 सितंबर को पेमेंट रिसीव हुआ। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कौन सी डेट होगी, 5 सितंबर होगी जिस डेट को आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया। वो कौन सी डेट होती है, जिस दिन आपको जो ऑर्डर मिला था उसको डिस्पैच कर दिया, उसको भेज दिया कस्टमर के पास। पैसा कब रिसीव हो रहा है इस डेट से मतलब नहीं है, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कब की उस डेट से मतलब है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये 9th पॉइंट था। ठीक है, पहले करा दिया ताकि उन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं हम 4th वाले कॉन्सेप्ट पे जो बहुत आसान है, वो कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस जो होता है अपने मालिक से अलग होता है, कि ओनर एंड बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटीज़।
ठीक है, मालिक अलग होता है, बिज़नेस अलग होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, इस कॉन्सेप्ट के तहत आपने देखा होगा कि आपने कंपनीज़ के नाम देखे होंगे। आप जिस 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 स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का भी नाम होता है, जिस बैंक में आप ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके अकाउंट होते हैं, उस बैंक का भी नाम होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि जो बिज़नेस हमारा है वो उसके मालिक से अलग होता है। इसलिए कंपनी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। जिस तरह हम इंसान एक नेचुरल पर्सन होते हैं, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसीलिए कंपनी का नाम होता है। कंपनी अपने नाम पर केस कर सकती है, केस लड़ सकती है, कोई कंपनी के नाम पे भी केस कर सकता है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम पे अकाउंट ओपन कर सकती है। यानी जो एक नेचुरल इंसान कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सारी चीज़ें कंपनी भी अपने नाम पर कर सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज़। फिफ्थ कॉन्सेप्ट हमारा बहुत आसान है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाम से ही मालूम चल रहा है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सिर्फ उस ट्रांजैक्शंस को बुक ऑफ अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे जो कि पैसे के टर्म में, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके। और हर वो ट्रांजैक्शन जिसको हम पैसे के टर्म में, मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, टर्म नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बहुत आसान है कि आप क्या करेंगे कि सारे, जैसे सारा जो चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी में बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ सामान जो होते हैं वो किलोग्राम में ख़रीदे जाते हैं, कुछ सामान जो होते हैं वो मीटर एंड किलोमीटर में ख़रीदे जाते हैं, फिट में ख़रीदे जाते हैं। कुछ सामान ऐसे होंगे जो कि लीटर में ख़रीदे जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किलोग्राम और सेंटीमीटर और मीटर और लीटर लिखेंगे तो कितना कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो क्या करना है, हमें हर चीज़ को मनी के टर्म्स में लिखना है। कि आपको ये नहीं लिखना है कि 1,00,000 लीटर मिल्क, नहीं, हमें 1,00,000 लीटर मिल्क नहीं लिखना है, बल्कि हमें 1,00,000 लीटर मिल्क कितने रुपए का होगा वो लिखना है। हमें ये लिखना नहीं है कि 1,00,000 किलो ये रॉ मटेरियल, नहीं, हमें रॉ मटेरियल 1,00,000 जो किलो है वो कितने रुपए का है, ये मॉनेटरी टर्म्स में। और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, ऐसा भी कुछ होगा, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। बहुत आसान है कि सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को, उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कि मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट की जा सके। और अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है, ऐसा कोई लेन देन है, चाहे वो कितना ही इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, अगर उसको पैसे के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसे ट्रांजैक्शन के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉई हैं उनका एक्सपीरियंस, उनका स्किल, उनका टैलेंट, ये आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए देखिए, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मैनेजमेंट आपका कितना एफिशिएंट काम कर रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करते। है तो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट अगर इनएफिशिएंट हो, कंपनी डूब जाती है। लेकिन एफिशिएंसी हो मैनेजमेंट में, तो उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए रिकॉर्ड भी नहीं करते। एम्प्लॉय या कोई भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भरोसा, कितने मुतमईन है वो कंपनी से, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए रिकॉर्ड भी नहीं करते। सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एनी हज़ार्ड और एक्सीडेंट। कंपनी में, बिजनेस में, फैक्ट्री में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स लिए जाते हैं, सेफ्टी मेजर्स किए जाते हैं ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे चीज़ों को मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ओके, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है? पहला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, गोइंग कंसर्न, वो कहता था कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए चलती जाएगी, बल्कि चलती जाएगी हमेशा के लिए। तो असल प्रॉफिट अगर आपको मालूम करना है तो वो तभी मालूम हो सकता है कंपनी का, जब आप कंपनी बंद करेंगे। तो वो तो पता नहीं कै साल के बाद हो सकता है। कंपनी आपने ओपन की है और आपके बेटे या आपके पोते में जाके वो कंपनी ख़त्म हो,
ठीक है, या वो उसके बाद चले, तो आपको ट्रू पिक्चर आपकी कंपनी की बहुत बाद में मालूम होगी। तो इसलिए लेकिन मालूम तो करना है कि कंपनी मेरी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितने मेरे कस्टमर है, क्या चीज़ बिजनेस में चल रही है। इसके लिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल टाइम पीरियड। जो सारे ट्रांजैक्शंस का बिजनेस में हुए हैं ना, उनको इक्वल टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर लीजिए, विच आर रेफर्ड टू एज अकाउंटिंग पीरियड। जो पीरियड जो होता है उसको अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। क्या मकसद है, क्यों करना है अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड करना है? हमें चलने दो जैसा चल रहा है। दो मकसद है। पहला तो है आप बिज़नेस में अकेले नहीं हैं, ठीक है, आपको अपनी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने शेयर करनी पड़ती है। उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। देखिए, पहले कोई छोटा सा बिज़नेस होता था, पापा का ही बिज़नेस है, पापा ही चला रहे हैं, पापा ही कर्ज़ का इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन अब बिज़नेस देखिए कितना वास्ट होता है, यानी दूसरे दूसरे मुल्क में उसके इन्वेस्टर होते हैं, उसके क्रेडिटर्स होते हैं। तो क्रेडिटर्स हमारी कंपनी की पोजीशन जांचना चाहेंगे, इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी की पोजीशन चेक करना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम अपने क्रेडिटर से कहते हैं, इन्वेस्टर से कहते हैं कि जब कंपनी बंद होगी तब पता कर लेना, नहीं तो वो इस पर राज़ी नहीं होंगे। तो इसलिए फाइनेंशियल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, बैलेंस शीट बनाई जाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और दूसरा जो पर्पज़ है, दूसरा जो मोटिव है इस अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का, हेल्प इन कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस विद ईच टाइम पीरियड। जब आपके पास एक एक साल का टाइम पीरियड जो नॉर्मली होता है वो एक साल का होता है, ठीक है, जनरली एन अकाउंटिंग पीरियड इज़ ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने या एक साल का होता है। तो जब आपके पास साल दर साल उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखा है, तो आपको ये मालूम होगा कि 2020 में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ था और 2020 के मुकाबले 2021 में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 2022 में कितना हुआ, 2023 में कितना हुआ। तो आप कंपेयर कर सकेंगे अपनी परफॉर्मेंस को कि प्रॉफिट मेरी उसका ट्रेंड क्या है, घट रही है कि बढ़ रही है, मेरी लाइबिलिटी घट रही है कि बढ़ रही है। तो अगर आपने हर साल बनाया तो कंपैरिजन पर्पज़ से आपको बहुत आसानी होगी, है ना, कि आपको मालूम हो जाएगा कि लास्ट ईयर मेरी प्रॉफिट इतनी थी और इस साल मेरी प्रॉफिट इतनी आई है, मेरी प्रॉफिट में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है या मेरी प्रॉफिट में 10% का डिक्रीज़ कर गई है। तो आपको अपनी अपनी बिज़नेस की ट्रू और फेयर पिक्चर मालूम होगी कि आपका बिज़नेस कैसे रन कर रहा है। एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि देखिए, दो तरह के ईयर होते हैं, एक कैलेंडर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जो शुरुआत होती है वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होती है, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, ईयर 2022 या ईयर 2023। और लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो अभी हमारा सेशन चल रहा है इसको क्या कहते हैं, 1 अप्रैल ये स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2023 से और ख़त्म कब होगा 31 मार्च 2024। इसीलिए इसको कहते लिखते कैसे हैं कि 23-24 लिखते हैं। आपका सेशन कौन सा चल रहा है, 23-24, आपका सेशन ये नहीं चल रहा है, ठीक है। आपको जो चलते हैं हमारे स्कूल और कॉलेजेस में भी फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। 7th कॉन्सेप्ट हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट है या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो फिक्स एसेट्स आपकी कंपनी में है उसको उस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, उस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे जो प्राइस आपने जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा था या जिस प्राइस पे आपने उसको हासिल किया था, एक्वायर किया था। बहुत आसान है कि आप एसेट्स की वैल्यू में क्या होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी होता है, ठीक है। आपने ज़मीन 1 लाख की ख़रीदी, वो 10 साल के बाद वो 10 लाख की हो गई। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप उस ज़मीन को अभी भी 1 लाख की ही दिखाएंगे, ठीक है। आपने एक मशीन 10 लाख रुपए की ख़रीदी थी, मशीन की वैल्यू कम होती रहती है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो एनी सब्सिक्वेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन वैल्यू विल नॉट बी शोन इन द रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट द डेप्रिसिएशन ऑफ दीज एसेट्स। डेप्रिसिएशन को छोड़ के इसके अलावा एसेट्स की वैल्यू में जो कमी हुई है या कोई ज़्यादती हुई है, इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, डेप्रिसिएशन के अलावा उसको नहीं दिखाते। डेप्रिसिएशन को दिखाते हैं कि अगर मशीनरी हमारी 10 लाख की है और उस पर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा है तो मशीनरी की जो वैल्यू होगी वो 10 लाख माइनस 1 लाख डेप्रिसिएशन अब 9 लाख की दिखाई देगी हमारी,
ठीक है। लेकिन अगर कोई इसके अलावा डेप्रिसिएशन के अलावा कोई वजह से एसेट्स की वैल्यू में कोई कमी या ज़्यादती हुई है तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि उसको नहीं दिखाएंगे हम अकाउंटिंग बुक्स में एसेट्स को, खासतौर पे फिक्स एसेट्स को उस कॉस्ट पे दिखाएंगे जिस कॉस्ट पे हमने ख़रीदा है। ठीक है। करंट मार्केट प्राइस से मतलब नहीं है कि आज उसकी कीमत क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है, बल्कि जिस कीमत पे हमने ख़रीदा है वो कीमत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उस कीमत पे ही अब अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो हमारा 8th कॉन्सेप्ट होता है वो होता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स दैट इफ़ समथिंग इज़ गिवन समवन विल रिसीव इट। अगर आपने कोई सामान किसी को दिया है, इसका मतलब कोई तो ऐसा होगा जो आपसे लिया हुआ सामान आपसे रिसीव किया है। कम से कम एक आदमी तो होगा ना। अगर आपने ये कहा कि मैंने 10 रुपये दिया है, तो अगला क्वेश्चन अराइज होता ना किसको दिया है, तो कोई ना कोई लेने वाला भी तो होगा। तो वही होता है, दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स दैट इफ समथिंग इज़ गिवन समवन विल रिसीव इट। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज वेन एवर अ ट्रांजैक्शन ऑकर्स। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है देर इज़ अ 2-साइडेड इफेक्ट, उसके 2 इफेक्ट होते हैं। वन इज़ क्रेडिट एंड द अदर इज़ डेबिट फॉर अ सिमिलर अमाउंट। ठीक है। ये आप अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि हर ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 इफेक्ट होगा। अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदा है, फॉर एग्जांपल आपने एक मशीनरी ख़रीदी है 10 लाख रुपए की, तो देखिए 2 इफेक्ट इसका होगा कि नहीं। आपके पास से पैसा चला गया 10 लाख रुपए, मशीनरी 10 लाख रुपए की आ गई, तो 2 इफेक्ट हुआ ना कि पैसा जा रहा है, एक एसेट्स कम हो रही है, 10 लाख की मशीनरी आ रही है, दूसरा असर। तो ये 2 धारी तलवार कह सकते हैं कि 2-साइडेड इफेक्ट होता है डुअल एस्पेक्ट। इसी की बुनियाद पर आप आगे पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज़ नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के चलते जो अकाउंटिंग होती है उसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। ये पूरा आप पढ़ेंगे कि हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट 2 इफेक्ट होते हैं, कम से कम उसके 2 इफेक्ट होते ही हैं। कि अगर आपने कोई चीज़ किसी को दी है तो कम से कम हम ये मान लेते हैं कि कम से कम एक आदमी को तो दी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी होंगे, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा होंगे, तो कम से कम उसका 2 असर तो पड़ना ही है। अगर कोई एसेट्स आपने ख़रीदी है तो दूसरी एसेट्स कम भी हुई होगी। पैसा आपके पास गया है तो मशीनरी आई है, एक कम हुई है, एक घटा है तो दूसरा बढ़ा है। इसको कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब हमारा अगला आता है 10th वाला। 9th वाला पहले ही कर लिया था, इसलिए 10th है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए नेट प्रॉफिट निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हमने नज़रअंदाज कर दिया, अवॉइड कर दिया, तो हम अपनी करेक्ट प्रॉफिट पे नहीं आ सकते। अब ये कॉन्सेप्ट होता क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो रेवेन्यू आपने कमाया है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में, तो सही प्रॉफिट निकालने के लिए जो रेवेन्यू आपने कमाया है उसी रेवेन्यू कमाने के लिए जो खर्चा लगा है उसी को जोड़िए। ऐसा ना हो कि आपने खर्चा ज़्यादा का जोड़ा, रेवेन्यू कम का जोड़ा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड, सारी कॉस्ट जो उस रेवेन्यू के लिए एप्लीकेबल है उस पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड में, शुड बी चार्ज्ड अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। उसको उस रेवेन्यू से ही हम नलीफाई करेंगे, चार्ज करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, एग्जाम्पल से समझिए। बहुत आसान है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आइए एग्जाम्पल बहुत आसान से लेते हैं। ठीक है। सपोज़ हमारा एक मोबाइल फ़ोन का शोरूम है। ठीक है। बिज़नेस है मोबाइल फ़ोन का। हमने 10 मोबाइल फ़ोन ख़रीदे 10,000 रुपये के एक, तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गए कि नहीं? ये हमारी कॉस्ट हो गई, एक्सपेंस हो गई। 10,000 रुपये का मोबाइल हमने ख़रीदा, ऐसे 10 ख़रीदे तो 1 लाख रुपए का हो गया। हमने उस अकाउंटिंग पीरियड में, फॉर एग्जांपल मार्च 31 मार्च 2023 तक हमने 4 फ़ोन तब तक बेच दिया था। अभी भी 6 फ़ोन मेरे पास है ना। 4 फ़ोन जो हमने बेचा है, हर फ़ोन को 20-20 हज़ार रुपये में बेचा है, तो टोटल रेवेन्यू मेरा कितना हो गया? 80,000। 1 लाख रुपए की कीमत का था, बेचा सिर्फ 80,000 में, तो 20,000 रुपये का लॉस हुआ है कि नहीं? लेकिन ये लॉस गलत है। देखिए, इट इज़ रॉन्ग। वी हैव टू टेक द एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ ऑल 4 फ़ोन्स टू कैलकुलेट द करंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखिए, हमने यहाँ पर रेवेन्यू तो 10 फ़ोन का जोड़ा है,
है ना। लेकिन सॉरी, कॉस्ट हमने 10 फ़ोन की जोड़ी है, रेवेन्यू सिर्फ 4 फ़ोन का जोड़ा है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितना आपने जिस अकाउंटिंग पीरियड में जितना रेवेन्यू जोड़ा है उसी की कॉस्ट भी जोड़िए। जब आपने रेवेन्यू 4 फ़ोन का जोड़ा है तो कॉस्ट 10 फ़ोन की क्यों ले रहे हैं, आप कॉस्ट भी 4 फ़ोन की लीजिए। तो 4 फ़ोन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये का एक, 4 हो जाएगा 40,000 रुपये का। 4 फ़ोन बेच के कमाया कितना, एक एक फ़ोन 20-20 हज़ार का बेचा, 4 फ़ोन 80,000 का हो जाएगा। तो ये मेरी प्रॉफिट जो आ जाएगी वो 40,000 रुपये हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं लगाया था तो 20,000 रुपये का लॉस शो कर रहा था, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाने से सही अंदाजे से प्रॉफिट हो रहा है कि मेरा ये रियल प्रॉफिट है। अभी मेरे पास 6 फ़ोन बचे हैं, उनको भी मैं बेचूंगा। पहले वाले केस में उस बचे हुए फ़ोन को कंसिडर कर ही नहीं रहा था, और इस वाले केस में देखिए क्या किया कि हमने 4 फ़ोन का रेवेन्यू लिया है तो 4 फ़ोन की ही कॉस्ट ली है। बस मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड में जो रेवेन्यू आपने लिया है, कॉस्ट उसी रेवेन्यू की लेंगे, ज़्यादा मत ले लीजिएगा, इससे आपकी प्रॉफिट सही नहीं आएगी। बहुत आसान है। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट इज़ ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बहुत आसान ये भी है। ये क्या कहता है कि आपका जो हर ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, वो कोई ना कोई सॉलिड एविडेंस के बेसिस पे होगा। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अ कंपनी प्रोड्यूसेस मस्ट बी बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस। जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या कैश फ्लो, वो सब सॉलिड एविडेंस पर बेस्ड होगा। यानी हमारा वो क्या कहता है, द एम ऑफ दिस प्रिंसिपल इज़ टू इंश्योर दैट मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट डू नॉट अलाउ एनी पर्सनल ओपिनियंस एंड बायसेस फ्रॉम मेकिंग देयर वे इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी हमारा जो मैनेजमेंट और अकाउंटेंट की कोई पर्सनल राय नहीं चलेगी, कोई बायसनेस नहीं चलेगा, ठीक है। और ये सॉलिड एविडेंस पे होना चाहिए, उसमें कोई मैनेजमेंट का कोई अपनी पर्सनल राय या कोई बायसनेस, कोई फेवर ना नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल कहता है। लेकिन सॉलिड एविडेंस तभी पॉसिबल है जब आपका हर ट्रांजैक्शन वो सपोर्ट किया जाए कोई वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट से, यानी आपका हर ट्रांजैक्शन के पीछे कोई सबूत होना चाहिए। देखिए आपने कोई, जैसे नॉर्मली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में फ़ंड आया कहीं से कि भाई आपको ये लैपटॉप ख़रीदने के लिए फ़ंड आया है, ठीक है। लैपटॉप था हमारा 40,000 रुपये का, हमने दिखा दिया उसको 50,000 रुपये का, होता है कि नहीं ऐसा। तो इसलिए ये तभी पॉसिबल है, कैसे ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कैसे पॉसिबल है, जब आपके हर ट्रांजैक्शन के पीछे सबूत होगा, वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स होंगे। जैसे अगर आपने सैलरी पे दी है तो सैलरी स्लिप होनी चाहिए, तब ना मालूम होगा कि आपने सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को कितना दे रहे हैं, उसके भी सबूत होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सेल्स बिल हो जाएगी, आपने कुछ बेचा है उसकी सेल्स बिल हो जाएगी, जो ख़रीदा है उसकी परचेज़ बिल हो जाएगी, इनवॉइसेस हो जाएंगे, कैश मेमो हो जाएंगे, ये सारे सबूत हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मैनेजमेंट और अकाउंटेंट से, मतलब उनकी पर्सनल राय या किसी तरह का इन्फ्लुएंस उस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा ब्लंडर और मिस्टेक होगा, फ्रॉड हो जाएगा। पर्सनल ओपिनियन और बायसनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है। और हर हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सॉलिड एविडेंस के बेस्ड होना चाहिए, उसके पीछे बहुत सॉलिड एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस के लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कैश मेमो हो गया, इनवॉइसेस हो गया, सेल्स बिल और पे इन स्लिप वगैरह, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा हो गया 11 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, जो कि 3 हैं, ठीक है। आइए, अकाउंटिंग कन्वेंशन में पहला हमारा है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नाम से ही क्लियर है, फुल डिस्क्लोजर, यानी सारी चीज़ आपको डिस्क्लोज़ करनी है, उजागर करनी है। तो कन्वेंशन ये कहता है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो कि बिज़नेस की नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, बिज़नेस उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज़ करे, ताकि जो यूज़र्स उनको यूज़ करते हैं उनको अच्छे से अपना डिसीजन ले सके। जब उनको कंपनी के अच्छे से पोजीशन और कंडीशन मालूम होगी तो वो अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सकेंगे। और अगर बिज़नेस ने कोई चीज़ छुपाया तो क्या होगा,
जो हमारे यूज़र्स होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स होंगे, उनको हमारे बिज़नेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन मालूम नहीं होगी, जिसके चलते हो सकता है वो गलत डिसीजन ले लें। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि बिज़नेस को अपनी हर चीज़ पब्लिक के सामने डिस्क्लोज़ करनी चाहिए ताकि यूज़र्स को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते ही नहीं हैं, ठीक है। तो क्योंकि फुल डिस्क्लोजर क्यों है कि सारा चीज़ आपको शो करना है, तो उसको नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे नोट्स बना के, स्टार बना के, इंपॉर्टेंट बना के उसको भी आपको डिस्क्लोज़ करना है। यानी हर चीज़ बिज़नेस की आपको डिस्क्लोज़ करना है, छोटी हो या बड़ी हो, ताकि बिज़नेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन कंपनी की, बिज़नेस की यूज़र्स के सामने आ सके। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती है जो किसी न किसी इवेंट पे डिपेंड करती है। जैसे कोई केस चल रहा है कंपनी के ऊपर, तो कंपनी अगर केस जीत जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन केस कंपनी केस हार जाती है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा जितना कोर्ट बोलेगा। तो ऐसी लायबिलिटी जो कि अनसर्टेन है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसको कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो ये किसी बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आता, ये नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे नोट बना के इसको लिख दिया जाएगा कि कंटिंजेंट लायबिलिटी बिजनेस के ऊपर चल रही है, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स। अगर बिजनेस ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में या प्रिंसिपल्स में कुछ बदलाव किए हैं, चेंजेस किए हैं, तो वो दिखाना पड़ेगा नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके। अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट आर फॉलोड, बिजनेस कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है वो दिखाना पड़ेगा। डिस्क्लोजिंग द नेचर ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जो नॉन मॉनेटरी नेचर का है, यानी जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ है तो कंपनी को उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसके जस्ट अपोजिट होता है कॉन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, जहाँ कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि सारे आइटम्स को दिखाओ, सारे आइटम्स को बिजनेस के डिस्क्लोज करो। कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी ये कहता है कि नहीं, सिर्फ मटीरियल आइटम्स को रिपोर्ट करो, मटीरियल आइटम्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करो। और मटीरियल आइटम्स कौन होते हैं? मटीरियल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जिसका इंक्लूजन, जिसका होना, या एक्सक्लूजन, जिसका ना होना, रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन डिसीजन मेकिंग, जिसके होने और ना होने से डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, ऐसे आइटम को मटीरियल आइटम्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कॉन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी ये कहता है कि सिर्फ उस आइटम को रिकॉर्ड करो जो कि बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जिसके होने और ना होने से फ़र्क पड़ता हो। अगर आपने उसको नहीं बताया तो फ़र्क पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में फ़र्क पड़ेगा। मटेरियल इन्फॉर्मेशन को आपको शो करना है। इसका मतलब क्या है कि आज वो आइटम जो कि इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट है या इररेलेवेंट है यूज़र्स के लिए, उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना है। मटीरियलिटी प्रिंसिपल सिर्फ मटीरियल आइटम को डिस्क्लोज़ करने के लिए कहता है। हम एक एग्जांपल समझाते, जैसे किसी बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास 5,000 करोड़ रुपए की एसेट्स हैं, ठीक है, उसका 100 रुपये का एक बैड डेट हो गया, यानी पैसा डूब गया 100 रुपये। अब बताइए 5,000 करोड़ की कंपनी के लिए अगर 100 रुपये डूब जाए तो ये कोई इम्पॉर्टेंट बात है उसके लिए? कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं। तो कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी कहता है कि इसको रिकॉर्ड मत करो, वहीं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है कि इसको भी रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो ये बिलीफ है, कोई वो करेगा कोई ये करेगा, तो ये बिलीफ है, ठीक है, इसीलिए इसको कॉन्वेंशंस बोलते हैं। और हमारा लास्ट कॉन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ठीक है। ये कॉन्वेंशन ये कहता है कि जो भी हमें फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं या फ्यूचर में कोई लायबिलिटी अगर मेरे ऊपर आने वाली है उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो, और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है या कोई गेन होने वाला है या कोई एसेट्स आने वाली है उसको अभी रिकॉर्ड नहीं करना है। यानी फ्यूचर में जितने लॉसेस होने हैं उनको आज ही रिकॉर्ड कर लो, आज ही उनकी फ़िक्र कर लो, आज ही चौकन्ना हो जाओ, आज ही उनकी तैयारी में लग जाओ। और अगर फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है, कोई प्रॉफिट होने वाला है, कोई फ़ायदा होने वाला है, तो अभी से उसके लिए शोर मत मचाओ, जब होगा तब देखा जाएगा। दोबारा पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज, एंटिसिपेटेड मतलब जो हो सकता है, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज एंड लाइबिलिटीज़
शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो लाइबिलिटीज़ या जो लॉसेस फ्यूचर में हो सकते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो। बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स और अनरियलाइज गेन्स और एसेट्स, और जो भी फ्यूचर में कोई एंटिसिपेटेड जो हो सकते हैं गेन्स या अनरियलाइज गेन्स और एसेट्स अगर फ्यूचर के कोई हैं उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, कोई एग्जाम्पल से बात हम समझाते हैं। जैसे एक इंसान ने एक कंपनी से कहा कि भाई हम आपसे अगले महीने एक गाड़ी खरीदेंगे। ठीक है, उस कंपनी के मालिक के लिए वो इनकम होगी कि नहीं, जो आप गाड़ी खरीदेंगे तो पैसा भी उसको देंगे। तो लेकिन वो कंपनी के लिए वो एंटिसिपेटेड गेन है, क्या पता आप अगले महीने गाड़ी ना खरीदें तो उसको वो फ़ायदा होना था, नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो कंपनी उस गेन को जो आपने उसको पहले से बता दिया था कि हम आपके यहाँ से गाड़ी खरीदेंगे अगले महीने, उसको रिकॉर्ड नहीं करेगी। हाँ, लेकिन कंपनी के शोरूम से एक गाड़ी जिसका इंश्योरेंस भी नहीं था वो चोरी हो गई, कंपनी क्या करेगी, उसको उसी डेट को लॉस डिक्लेयर कर देगी कि मेरा 10 लाख की गाड़ी जो हो गई वो लॉस में चली गई। क्यों, क्या पता, हो सकता है कि फ्यूचर में वो गाड़ी मिल जाए, लेकिन फ्यूचर के लॉस जो था ना, लॉस को पहले आइडेंटिफाई कर लिया, पहले ही रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि फ्यूचर में क्या पता वो गाड़ी मिले कि ना मिले। तो कंपनी कहती है कि भाई मिले ना मिले वो बात की चीज़ है, लॉस हुआ है हम आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। वहीं अगर आपने उसको भरोसा दिला दिया था कि हम आपके यहाँ से गाड़ी खरीदेंगे, तो वो कहता है कि भैया कहा तो उन्होंने है, लेकिन क्या पता वो ना खरीदें, कहीं और से ख़रीद लें, कोई और गाड़ी पसंद आ जाए, तो प्रॉफिट की संभावना कम है, तो इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं करते। लॉस जब होगा हम उसकी तैयारी अभी से करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा प्रोविज़न फॉर बैड डेट बनता है, बैड एंड डाउटफुल डेट, कि भाई डेटर्स ने क्या किया, अगर पैसा नहीं दिया तो उसकी तैयारी हम आज से ही करेंगे। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनता है कि भाई डेप्रिसिएशन के लिए अभी से पैसा हम जोड़ना इकट्ठा कर दें। लोग अपने लिए कराते हैं ना कि इंश्योरेंस वगैरह, वो क्या है, वो यही है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है कि तैयारी करो, एहतियात से चलो, चौकन्ना रह के चलो, फ्यूचर में कोई लॉस हो, कोई एक्सपेंसेस हो, उसकी तैयारी आज से करो। इसका कुछ एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं, हमने लिख दिया है ताकि आपके एग्जाम में लिखने के लिए आसानी हो। क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाना होता है, तो जो कॉस्ट प्राइस यानी जिस प्राइस पर हमने ख़रीदा था या जो मार्केट प्राइस, उन दोनों में से जो ज़्यादा होगी उस पर नहीं लिखते, उन दोनों में से जो वैल्यू कम होगी ना उस पर लिखते हैं। एक और एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। बैड डेट्स मैं बता चुका हूँ, तो बैड डेट्स हो सकता है फ्यूचर में, उसके लिए अभी से प्रोविज़न बनाते हैं, तैयारी करते हैं, फ्यूचर के लॉस को अभी से चौकन्ना रह के तैयारी करो। तो ये होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन फिर भी पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक साथ आ गया है। ठीक है, आप इसको दोबारा अगर समझ में नहीं आया है तो कोई कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्वेंशंस हैं। उम्मीद है वीडियो कुछ ना कुछ आपके काम का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।